ग्लोबल पॉलिटिक्स में अचानक से कुछ घटनाएं हैं वो तेज़ी से घटित हो रही हैं कि इजराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या इजराइल है पूरे गाज़ा पट्टी को खाली करवाने की जो जिद पर अड़ा है, और मोस्टली उसने नॉर्दर्न एरिया है वो खाली भी करवा लिया है। वो उनको दक्षिण में शिफ्ट कर रहा है। कभी लड़ाई होती है तो फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो उनका तो स्पष्ट एजेंडा है इजराइल का, नेतन्याहू का, कि वो गाज़ा पट्टी को खाली करवा के और उसके ऊपर अपना शासन या सेना का रूल है वो करना चाह रहे हैं। वो उनकी पॉलिसी है। अमेरिका और इजराइल है वो दोनों मिलकर के ये सब कर रहे हैं। तो जो यूरोपियन यूनियन है और नाटो या यूरोप के या दूसरे अन्य देश हैं, वो अचानक से फ़लस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने में होड़ लगी हुई है। हालांकि पहले भी बहुत सारे देशों ने ये मान्यता दे रखी थी। भारत भी उनमें से एक है जो 1988 में फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा है वो दिया हुआ है। भारत के रिश्ते दोनों ही देशों के साथ में, चाहे फ़लस्तीन हो या इजराइल हो, बहुत अच्छे रहे हैं। अब वो उनका मामला है कि आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन भारत की मित्रता दोनों से है और ओपन पॉलिसी है कि वो उनके साथ भी उतने ही मधुर संबंध रखते हैं और इजराइल के साथ भी। तो और मान्यता दे दी थी। यूएन के अंदर अभी सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो चल रही है। तो उससे पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और आपका ब्रिटेन और सभी देश हैं वो तेज़ी से फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने में लग गए हैं। अभी 6 देशों ने दिया है, उससे पहले भी दिए हैं। तो लगभग 157 देश हैं उन्होंने अब तक दे चुके हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि होगा क्या। देखिए, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर यानी यूएनओ में 5 देशों को वीटो पावर मिला हुआ है और उनमें से 4 देशों ने फ़लस्तीन को मान्यता दे दी है। जब तक कि 5 देश उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं देते हैं, तब तक जो यूएन के अंदर वो सदस्य देश तो हो सकता है, लेकिन वो उसका आधिकारिक सदस्य नहीं हो सकता है कि उसको जैसे हर देश को रोटेशन के आधार पर उसकी अध्यक्षता करने की और तरह तरह के जो विभाग हैं, या जैसे पाकिस्तान को अभी टेररिज्म का डिपार्टमेंट दिया है कि बहुत शांत और सुशील देश है पाकिस्तान, तो उसको हाउ टू स्टॉप एंड रिड्यूस टेररिज्म उस विभाग को दिया गया है। ये तो उनकी एक बायस नीति है यूएन की और अमेरिका की। तो फ़लस्तीन को क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसके अंदर जब भी ऐसा प्रस्ताव आता है तो अमेरिका उसमें वीटो कर देता है और बिना उसके समर्थन के फ़लस्तीन को ये दर्जा नहीं मिल सकता है। तो अमेरिका अभी अकेला पड़ गया है। इजराइल और अमेरिका दो ये ताकतवर देश हैं, और कुछ एक जो छोटे देश हैं वो अभी इजराइल के कहने से, अमेरिका के कहने से फ़लस्तीन को राष्ट्र का दर्जा नहीं दे रहे हैं। तो जब इतने सारे देश एकदम से ये पॉलिसी पर उतर आए हैं तो ऐसा क्यों है? एक चीज़ तो ये है कि वो जो वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर फोकस किया जा रहा है पूरी दुनिया का, कि अमेरिका दादागिरी करते हुए इतने वर्षों से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से वो काम कर रहा है, तो क्यों ना, जब उसकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि 37 ट्रिलियन डॉलर उसके ऊपर कर्ज है और पूरे दुनिया से उसके संबंध हैं, अब वो ख़राब होते जा रहे हैं। ये भी एक धारणा बन गई है कि अमेरिका किसी का भी नहीं है, किसी भी देश के साथ में वो एक अच्छे रिश्ते रख सकता है, लेकिन जब बात आती है मदद की तो वो पीछे हट जाता है, और डोनाल्ड ट्रंप भी आज वही काम कर रहे हैं। तो क्यों ना ये जो परिस्थितियां बदल रही हैं उसमें हर देश, यूरोपियन कंट्री चाहता है कि हमारे को यूरोप जो यूक्रेन और रसिया युद्ध के अंदर उनको बर्बाद करके रख दिया है, उनकी संपत्ति भी चली गई, उनके हथियार भी चले गए हैं, उनका समय भी चला गया है, धन भी चला गया है, और अमेरिका पीछे हट गया है। तो जब बंटवारे की बात आई तो अमेरिका ने खुद वो डील कर ली मिनरल्स की और यूरोप को पीछे छोड़ दिया। अब जब वो शांति वार्ता करने लगे तो यूरोप पीछे हट गया। तो अब यूरोप चाहता है कि फ़लस्तीन के मुद्दे पर जो इजराइल उसको एक प्लेन करने जा रहा है, फ़लस्तीन के मुद्दे पर वो अमेरिका का साथ नहीं देंगे। ऐसे में अमेरिका और इजराइल है वो अकेले पड़ गए हैं कि उनकी जो मानवता को नष्ट करने की जो नीति है, लगभग 1 लाख से ऊपर नागरिकों को, निर्दोष नागरिकों को उन्होंने मार दिया है। हालांकि हम इस बात के समर्थक नहीं हैं कि उन्होंने युद्ध क्यों किया, क्योंकि उनके लोगों को उठा करके ले गए थे और
उनको मार दिया, अपहरण किया, उनके साथ में बलात्कार किया और अमानवीय कृत्य हैं करके आज तक भी उनको गुफाओं में और सुरंगों में डाले हुए हैं। उनको छुड़वाने का पूरा अधिकार इजराइल के ऊपर है। उसकी एक नीति हो सकती है, युद्ध हो सकता है, और जो हमास के लीडर हैं उनको पकड़ करके दुनिया में कहीं भी मारो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ के लाखों लोगों को मार दिया गया और पूरे देश को लगभग प्लेन कर दिया गया है। ये शायद एक अमानवीय कृत्य है इजराइल का, और उसकी सज़ा अब पूरी दुनिया के देश मिलकर के उसको देना चाह रहे हैं। यदि फ़लस्तीन को ये सभी देश मान्यता देने लगे तो इजराइल की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। जो सैंक्शंस रूस के ऊपर लगे थे, यदि वैसे ही सैंक्शंस इजराइल के ऊपर लग गए तो रूस तो एक बहुत बड़ा देश है और उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, वो झेल गया है। इजराइल इस तरह की चीज़ों को नहीं झेल पाएगा, क्योंकि वो अमेरिका के पैसों पर, सहयोग पर, समर्थन पर, हथियारों पर, उन पर ही पला हुआ है। तो जूस और जो क्रिश्चियनिटी मिल करके और वहाँ से फ़लस्तीन और गाज़ा पट्टी को जो खाली किया जा रहा है या उनको मारा जा रहा है, हटाया जा रहा है, इसको लेकर के देश दुनिया में विरोध के स्वर हैं वो उठने लगे हैं। और आने वाले समय में शायद इजराइल के लिए ये समय है वो बहुत ही ख़राब और बुरा होने वाला है। तो देखते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो खाली पड़ी कुर्सियां हैं ये बताती हैं कि अमेरिका और इजराइल है वो अकेला पड़ गया है, और जो ही फ़लस्तीन को समर्थन देने की कोई बात आती है तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उस देश का स्वागत होता है। मैक्रो ने, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी मान्यता दी है, और इटली की जो राष्ट्राध्यक्ष हैं मेलोनी, वो अभी नहीं दे पाई हैं, इसीलिए उसके देश में राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। तो देखते हैं कि कितने दिन तक इजराइल है वो प्रोटेस्ट सहन कर पाएगा, झेल पाएगा। हालांकि इजराइल की स्पष्ट नीति है कि हम गाज़ा पट्टी को पूरा खाली करके और एक नया अरब वर्ल्ड की तरह नया देश है और वो बनाने जा रहे हैं। तो उनकी अमेरिका और इजराइल की नीति भी साफ ही है। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये बोला था कि हम एक बहुत अच्छा सुंदर समुद्री शहर है, समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है, वो बनाने वाले हैं। क्योंकि उनको शालता है ये खाड़ी के देश हैं वो कितनी प्रगति कर गए हैं। तो यदि इस तरह की चीज़ें हुई तो जो पेट्रो डॉलर का खेल जो दुनिया में चल रहा है उसकी लड़ाई होगी, और अमेरिका चाहता है कि गिरते हुए डॉलर और इस तरह की जो चेंज होते हुए ग्लोबल ऑर्डर है उसको साधने के लिए किस तरह से एक नया देश है वो इजराइल और अमेरिका की सहायता से खड़ा किया जाए, ताकि वो अरब वर्ल्ड को भी टक्कर दे सके और यूरोप को भी टक्कर दे सके। तो इसके ऊपर काम हो रहा है। आगे चल कर के यदि इस नीति पर अमेरिका और इजराइल है वो ज्यों के त्यों खड़े रहे और टिके रहे तो दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर के जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो और तेज़ होंगी। लोग अभी तो वार्ताएं और यूएन में और तरह तरह के अध्यादेश पास करके और मान्यता दे करके इसी स्तर पर काम कर रहे हैं। और यदि ये बात थोड़ा युद्ध की ओर बढ़ती है, यदि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर देता है, इजराइल और अमेरिका मिल करके, तो इस बार यूरोप की और जो नाटो देशों की जो नीति है या रीति है वो शायद वैसी नहीं रहेगी जो पहले रहती थी, क्योंकि यूरोप के ऊपर अमेरिका की पकड़ है वो ढीली होती जा रही है। वो उनको मदद देते नहीं है, और बिना मदद के यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी देख लिया कि हम चाइना को भी छोड़ रहे हैं और अमेरिका भी पीछे हट रहा है, तो फिर यूरोप का कौन मालिक मुख्तार होगा, उसको साथ कौन देगा, और उसकी गिरती हुई जो अर्थव्यवस्था है उसको गिरती हुई जो उसकी अर्थव्यवस्था है उसको कौन संभालेगा। तो ये आने वाले जो 10 वर्षों की 20 वर्षों की जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है, और हर 10 साल बाद में एक वर्ल्ड ऑर्डर के चेंज का जो स्वरूप बनता है वो होता जा रहा है। अब देखते हैं कि इसके अंदर कहाँ जा कर के रुकता है और कौन से देश हैं उसमें बाजी मार ले जाते हैं और कौन से फिसड्डी रहते हैं।